हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एलएचबी से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रनिंग क्वेश्चन हैं तथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे चुनिंदा है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 के पहले वीडियो बना दिया गया है कोचिंग स्टॉक, आप प्ले लिस्ट में या वीडियो में जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें कोचिंग स्टॉक से संबंधित जो क्वेश्चन है पार्ट 1 2 3 6 तक बना दिया गया है। यह पार्ट 7 है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, SS1 सब शेड्यूल 1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, ठीक है। मतलब कि एलएचबी कोच का SS1 सब शेड्यूल कब किया जाता है, ठीक है। तो SS1 SS2 SS3 इस तरह करने पर अगर एक एक क्वेश्चन देखा जाए और समझाया जाए तो शायद याद ना हो, लेकिन मैं याद करने का तरीका के साथ साथ बता देता हूं एक ही बार में। देखिए मैं यहाँ पर SS1 SS2 SS3 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब SS1 जो है पहले वर्ष में चलते हैं। SS1 1.5 साल 1/2 ईयर 1.5 साल, ये हो जाएगा 3 साल 3 ईयर और ये हो जाएगा 6 ईयर, ठीक है। 1.5 3 6 1.5 साल 3 साल 6 साल, और किलोमीटर का हिसाब से जो है ये हो जाता है 6 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाता है 12 लाख किलोमीटर, ये हो जाता है 24 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद करने का तरीका, अगर ईयर में पूछता है तो 1.5 3 6 1.5 3 6 अर्थात SS1 1.5 साल, SS2 3 साल तथा SS3 6 साल, ठीक है। और अगर किलोमीटर में पूछता है तो SS1 6 SS2 12 और 3 24, अर्थात देखिए यह दुगुना होते जा रहा है 6 12 24 1.5 3 6। इस हिसाब से आप लोग याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कॉपी में हो सके तो लिख ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब देर ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि एलएचबी कोच का SS1 कब किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, जो पहले हो वो जो या 1.5 साल हो जाए या 6 लाख किलोमीटर उसका जब हो जाएगा तब हम उसको मतलब कि SS1 कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए वही बात है, सब SS2 यानी सब शेड्यूल 2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, अर्थात एलएचबी कोच का SS2 कब किया जाता है। तो हम अभी बताएं कि 1.5 3 6, तो SS2 है तो 1.5 3 साल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए डी नंबर में जो दिया हुआ है 3 साल या 12 लाख किलोमीटर अर्जित, जो पहले हो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि IUH ऑफ एलएचबी कोचेज इज डन, मतलब कि IUH का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, मतलब कि IUH LHB का कब किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल रूप से बता दें कि IOH जो है आपको 18 माह पर किया जाता है, ठीक है। और POH जो है 36 माह पर किया जाता है, ठीक है। ये तो लिखने का हमको मुख्य मकसद ये था कि कभी काल जो है POH की जगह पर 36 महीना ना लिख करके SS2 और 3 लिख देता है, ठीक है, SS1 2 3। तो कहने का तात्पर्य है कि जब SS1 जब हम 1.5 साल पर करते हैं, SS2 जो है हम 3 साल पर करते हैं, इसको जब 6 साल पर करते हैं, तो SS2 जब 2 साल पर करते हैं 3 साल पर करते हैं, तो 12 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, अर्थात 36 महीना। कहीं कहीं लिख देता है आपको मतलब कि कंफ्यूज में डालने के लिए कि POH कब होता है 18 9 18 SS2 SS3 इस तरह का ऑप्शन डाल देता है। तो वहां पर अगर इस तरीका से आ जाए तो आप लोग SS2 मारेंगे, क्या मारेंगे SS2 मारेंगे, क्योंकि SS2 मतलब 12 36 महीना आपका हो जाएगा, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, कोडल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच का कोडल लाइफ जो है कितना होता है। कोडल लाइफ मतलब कि कोडल जीवन काल। तो देखिए यहाँ पर आंसर में दिया है सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन अब जो है 35 वर्ष इसका निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। यह जब क्वेश्चन जब बना है उस वक्त जो है इनमें से कोई नहीं, टाइपिंग जो मतलब कराया गया उसको मिस हुआ है,
ठीक है। तो यह जो है अब 35 वर्ष जो है इसको निर्धारित कर दिया गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, उसमें ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप 35 वर्ष मार देंगे, ठीक है, क्योंकि 35 वर्ष अब निर्धारित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 30 नंबर में क्या करें कि आउट स्टेशन से राजधानी कोचों के लिए एयर ब्रेक की ब्रेक शक्ति कितना होता है, ठीक है। आउट स्टेशन मतलब कि स्टेशन से बाहर राजधानी कोच के लिए एयर ब्रेक की ब्रेक शक्ति मतलब ब्रेक पावर कितना होता है। तो इसके लिए जो राजधानी तो जान ही रहा है कि थोड़ा फास्ट गाड़ी है, तो स्टेशन पर तो 100 होता ही है, लेकिन आउट स्टेशन पर भी 100% होता है, यानी बी नंबर इसका सही आंसर जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कि व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी, एलएचबी बोगी का व्हील बेस जो है कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आईसीएफ का भी यहाँ पर हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पर आपको एलएचबी का पूछा, तो एलएचबी के लिए हो जाता है 2560 mm, ठीक है। एलएचबी के लिए व्हील जो है, व्हील बेस जो है 2560 mm होता है, और वहीं अगर आईसीएफ का, इसी क्वेश्चन में आईसीएफ का कर दे तो 2896 mm हो जाता है, ठीक है। जहां आप मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन आप लोग नोट कर रहे होइएगा तो यहाँ लिख करके वहां पर नीचे फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा आईसीएफ का, इसका होता है 2896 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर सी नंबर 2832 देखिए लिखा है क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, मतलब कि एलएचबी कोच के अंडर फ्रेम क्रॉस सदस्य मतलब क्या चीज का मतलब निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंडर फ्रेम की बात किया गया, तो अंडर फ्रेम जो है IRSM जो है 41 का बना रहता है, IRSM 41 का, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं इसके जगह पर लिख देता है कार्टन स्टील, कार्टन स्टील लिख देता है, ठीक है, स्टील, कार्टन स्टील। तो कार्टन स्टील भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जहां पर कार्टन स्टील होगा वहां पर IRMS 41 नहीं होगा, ठीक है। अगर संजोग बस मान लेते हैं कि दोनों ऑप्शन में आपको दिया गया था IRMS 41 मारेंगे, ठीक है। लेकिन जहां कार्टन स्टील रहता है तो अधिकांशतः लिख देता है अंडर फ्रेम का क्रॉस मेंबर, ठीक है। तो क्रॉस मेंबर तो इसमें है ही, ठीक है, क्रॉस सदस्य। तो कहने का तात्पर्य है कार्टन स्टील या IRMS 41 जो आपको मतलब मिले मार देंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेगा, याद रखेंगे। तो इसलिए आप नोट्स बनाएंगे तो लिखेंगे IRMS 41 या कार्टन स्टील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है एलएचबी कोच की रूप सीट की मोटाई कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूप सीट की मोटाई कितना होता है। तो ये होता है 1.25 mm से 1.7 mm, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यही आईसीएफ कोच में अगर पूछ दे तो 1.6 mm होता है, ठीक है, 1.6 mm होता है। लेकिन एलएचबी का 1.25 से 1.7 mm तक होता है, और ये जो है आईसीएफ के लिए है, ठीक है, 1.6 mm याद रखेंगे, हो सके तो कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का पीडीएफ या किसी भी वीडियो का पीडीएफ LDC JEE के विशेष तैयारी के लिए आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ कैसे मिलेगा हम वीडियो के अंत में बताएंगे। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच की नालीदार चादरों की मोटाई कितना होता है, ठीक है। नालीदार चादरों की मोटाई कितना होता है, यहाँ पर देख लिए करूगेटेड शीट्स की मोटाई पूछ रहा है, तो इसका जो है 1.25 mm हो जाएगा, 1.25 mm इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब जो है रटने वाला चीज है, एकदम एक सारणी बना करके कॉपी में एक जगह आप लोग लिख करके रटेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे आप जैसे भी राटा मारकर आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इसी में भलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में क्या कह रहा है कि थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ एलएचबी कोचेज, ठीक है, मतलब कि एलएचबी कोच की साइड वाल सीट की मोटाई कितना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको एक बार में डिटेल रूप से हम बता देते हैं ताकि आप लोग के एक ही बार में दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता है साइड वाल, हम देखिए केवल एस लिखेंगे, आप समझिएगा साइड, ठीक है, साइड वाल, साइड वाल और इंड वाल, ठीक है, हम साइड वाल और इंड वाल, ठीक है, साइड वाल इंड वाल। उसके बाद में हम लिख देते हैं आपको मतलब कि आर से हम रूफ लिख दिया, ठीक है, रूफ एम ट्राउट फ्लोर, यहाँ पर केवल फ्लोर लिख देते हैं एफ, ठीक है। और जो है आपको चलिए नीचे और लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं साइड वाल और इंड वाल। तो साइड वाल और इंड वाल जो है आपको फेरेटिक स्टील, देखिए हम केवल एफ लिखेंगे, ठीक है, फेरेटिक स्टील, फेरेटिक स्टील मतलब कि एसएस स्टेनलेस स्टील 400
9 m होता है, ठीक है। और रूफ एंड फ्लोर ये होता है स्टेनिक स्टील, स्टेनिक स्टील SS 304 m, ठीक है। MM नहीं समझिएगा, M इस टाइप से लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब हमको यह मतलब दिमाग में बैठाना है कि देखिए इसमें साइड वाल और इंड वाल, तो साइड वाल इंड वाल तो पूरा जोड़ करके बहुत लंबा हो जाएगा ना, मगर दिमाग में बैठाने का तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है, ठेठ भाषा में, ठीक है। तो साइड वाल और इंड वाल बहुत लंबा हो गया, तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत लंबाई हो ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए अंक ज्यादा है, 409 है, SS तो दोनों में रहेगा। तो और रूफ एंड फ्लोर जो है, तो ये जो है इसके लिए अंक कम है, ठीक है। तो इसके लिए 304, ठीक है, इसके लिए 304 याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 16 बार का भी पूछ देता है, 16 बार। और ऊपर हमने अभी पढ़ा कि क्रॉस मेंबर, अंडर फ्रेम क्रॉस मेंबर जो हम लोग पढ़े थे, क्रॉस मेंबर, तो इसके लिए भी IRSM 41, ठीक है, IRSM 41, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। तो साइड वाल इंड वाल इसके ज्यादा लंबाई चौड़ाई हो गया, तो फेरेटिक मतलब फिरा दिया, बहुत घुमाया इस तरह भी। अब देखिए यहाँ पर 304 409 याद रहेगा, लेकिन एक फेरेटिक और स्टेनिक में अगर आप लोग अगर मिस्टेक करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, तो 409 वाला में एफ है, मतलब एफ मतलब फेरेटिक स्टील। अपने ठेठ भाषा में दिमाग में किसी तरह बैठा लीजिए, फेरेटिक मतलब कि एफ मतलब कि फिराना, यानी खूब फिराया घुमाया, मतलब ज्यादा घुमाया, ज्यादा किलोमीटर घुमाया, यानी 409, ठीक है। जैसे भी दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरह करके आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आ गया, 16 बार ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, मतलब कि 16 बार जो है किसका बना होता है, यहाँ पर दिखा है कि LHB कोच का एकमात्र बार, एकमात्र यहाँ पर 16 बार होगा, एकमात्र बार से निर्मित होता है। क्या चीज से निर्मित होता है, तो IRSM 41 जो B नंबर में आपको दिया हुआ है, ठीक है, अभी जो हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थिकनेस ऑफ 16 बार ऑफ LHB कोचेज, कहने का मतलब है कि LHB कोच की 16 बार की मोटाई कितना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है 6 mm होता है, बहुत मतलब कि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे, 16 बार की मोटाई जो है मतलब कि 6 mm होता है, कितना होता है, 6 mm होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे रनिंग क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग मतलब कि इसको नोट कर लें। रनिंग क्वेश्चन को बहुत लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं, और कहने का मतलब नहीं नोट कर पाते हैं, नहीं उसको देखते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो वही क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या करा, थिकनेस ऑफ रूफ फ्लैंज ऑफ LHB कोचेज, LHB कोच के रूफ फ्लैंज की मोटाई जो है कितना होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 mm, 5 mm, 4 mm और 6 mm, तो रूफ फ्लैंज की मोटाई जो है 4 mm होता है, जो C नंबर में दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 39 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मटेरियल ऑफ यार्ड डैम्पर ब्रैकेट ऑफ LHB कोचेज, ठीक है, LHB कोचेज का यार्ड डैम्पर का ब्रैकेट जो है किसका बना होता है, ठीक है। तो यह जो है यार्ड डैम्पर का जो है ब्रैकेट है, यार्ड डैम्पर जो है कास्ट स्टील का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर कास्ट स्टील हो जाएगा, ठीक है। अब यार्ड डैम्पर आया है, तो यार्ड डैम्पर के बारे में हम आपको कुछ मतलब जानकारी दे दें कि यार्ड डैम्पर, जैसे यार्ड डैम्पर पहले क्वेश्चन करता है कि यार्ड डैम्पर लगा कहाँ होता है, ठीक है। तो यार्ड डैम्पर जो है बोगी और अंडर फ्रेम को जोड़ता है, बोगी और अंडर फ्रेम को जोड़ता है, बोगी और अंडर फ्रेम को, ठीक है। इसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, यहाँ पर जो बोगी जो लगा रहता है, बोगी जिसमें व्हील जो लगे रहते हैं, तो बोगी और अंडर फ्रेम को जोड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन आया था अभी आसनसोल डिवीजन में कि यार्ड डैम्पर का कार्य क्या है, ठीक है। तो यार्ड डैम्पर का कार्य है रोलिंग मोशन को विरोध करना, मतलब रोलिंग एक्शन को मिनिमाइज करना, कम करना या विरोध करना, ठीक है। तो यह रोलिंग मोशन को मतलब रोलिंग गति को जो है मिनिमाइज मतलब कि कम करता है। रोलिंग का मतलब ये हो गया कि जब गाड़ी चलता है तो गाड़ी जो है धकड़ धकड़ आगे पीछे जो करता है उसको यह जो है कंट्रोल करता है यार्ड डैम्पर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर कैठो बन गया आपका, यार्ड डैम्पर जो है बोगी और अंडर फ्रेम को जोड़ता है, तथा यार्ड डैम्पर का काम होता है आपको मतलब कि रोलिंग मोशन को कम करना, मिनिमम करना या विरोध करना, बहुत तरह का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। अब आपको यह समझा दें कि यार्ड डैम्पर के बारे में, जैसे यार्ड डैम्पर हम एक तो यहाँ पर बना देते हैं आपको, यार्ड डैम्पर, ठीक है, मोटा मोटी समझिएगा।
ठीक है। और पूछता है कि यार डैम्पर का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, स्टैंडर्ड लेंथ जो है कितना होता है, तो स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है 1083 mm होता है। कितना होता है? 1083 mm होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि संकुचन के बाद यानी सिकुड़ने के बाद यार डैम्पर की लंबाई कितना हो जाएगा। तो संकुचन जब यह अंदर घुस जाएगा तो संकुचन होकर के इतना बराबर आ जाएगा ना, तो संकुचन के बाद में यह इसका लंबाई जो है 703 mm होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि यह कितना बाहर निकलता है, तो यह बाहर जो है यहां से लेकर के यहां तक जो है यह 380 mm बाहर निकलता है। ठीक है, 100 mm लगा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो 380 mm, तो इसी को जोड़ देंगे 703 और 380 mm, तो आपका स्टैंडर्ड लेंथ 283 निकल जाता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन कर देता है, इसलिए आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको निकलता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड लेंथ, संकुचन के बाद और फैलने के बाद। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ निकल गया। और आपने देखा कि कास्ट स्टील का बना होता है। ऊपर 2 क्वेश्चन का मैंने क्लियर किया है कि अंडर फ्रेम में बोगी को जोड़ता है, तथा यार्ड डैम्पर का काम है कि रोलिंग मोशन को विरोध करना, कम करना, मिनिमाइज करना, जो ऑप्शन में आए मार देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर देखिए यहाँ पर आ गया, यार्ड डैम्पर लगाया गया है, यार्ड डैम्पर लगाया गया है, जो हम अभी बताए थे डी नंबर में जो दिया है, अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच में लगाया गया है। ठीक है, जो अभी हमने बताया। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 में क्या कह रहा है कि एसी एलएसबी कोच में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र, कौन सा अग्निशामक यंत्र जो है एलएसबी में लगाया गया है। ठीक है, द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएसबी कोचेज। ठीक है, तो एसी एलएसबी कोच, देखिए यहाँ पर एसी एलएसबी कोच लिखा है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, तो यहाँ पर डीसीपी टाइप जो है, डीसीपी टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि डीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ड्राई केमिकल पाउडर उसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है एसी एलएचबी कोच में लगा रहता है, ये बात 100% सही है। लेकिन आपको डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एसी एलएचबी हो या जनरल हो या आपका वर्कशॉप हो, आपको हर जगह जो है अब डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे तो फोम टाइप, CO2 टाइप, बहुत सारे टाइप के मतलब फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और सब लगा रहता है, परंतु अब जो है सबसे अधिक जो है डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हो रहा है। सवाल उठता है कि उसका ज्यादा प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपको हर एक तरह के आग बुझाने में प्रयोग मतलब कि सक्षम है, चाहे वो आग ए टाइप हो, बी टाइप हो, सी टाइप हो, डी टाइप हो, आग मतलब कि ई टाइप तक होता है। ठीक है ना, तो चाहे वो ई टाइप का हो, किसी भी प्रकार का आग हो वह मतलब कि सारे के सारे आग को बुझाने में सक्षम है। इसीलिए डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है सब जगह किया जा रहा है, लेकिन एसी एलएसबी कोच में अनिवार्य रूप से ये 100% रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर सॉलिड टू रिफिल्ड, मतलब कि अग्निशामक यंत्र को फिर से भरा जाना चाहिए। ठीक है, यानी अग्निशामक यंत्र को फिर से कब भरा जाता है, रिफिल कब किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको 100% आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो यह 1 साल के बाद में उसको फिर से भरा जाता है। फिर से मतलब कि उसको साफ सुथरा करके उसमें जो भी मतलब कि डीसीपी पाउडर जो है उसको एकदम बिल्कुल फ्रेश करके फिर से 1 साल के बाद भरा जाता है। ठीक है, उसको रिफिल कहते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक तो और आता है इसी से संबंधित कि उसकी जांच कब कितना दिन पर किया जाता है। आप कंफ्यूज कीजिएगा कहीं सर कि सर हम तो देखे हैं कि 3 महीना पर, 1 साल पर आप बता रहे हैं, क्योंकि 3 महीना पर क्वार्टरली जो है उसको 3 महीना पर जांच किया जाता है। ठीक है, जांचा जाता है एवरी 3 मंथ पर, प्रत्येक 3 महीना पर उसको चेक किया जाता है, जांच किया जाता है। लेकिन अगर रिफिल अगर आ जाए कि रिफिल कब किया जाता है, रिफिल तो कहने का मतलब है कि वो हो जाएगा 1 साल के बाद में उसको फिर से भरा जाता है। ठीक है, चलिए आप जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच में किस प्रकार के सीबीसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस प्रकार का सीबीसी का प्रयोग है, तो सीबीसी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, सेंटर बफर कपलर, सेंटर बफर कपलर होता है। तो किस प्रकार का सेंटर बफर का प्रयोग किया जाता है, तो एच टाइप सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एच टाइप सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कैसा वीडियो लगे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए 44 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच पर लगे सीबीसी की सुविधा
ठीक है। एलएचबी कोच में जो सीबीसी लगा रहता है उसका सुविधा क्या है, तो सुविधा है एंटी क्लाइमिंग, एंटी क्लाइमिंग, ठीक है। तो एंटी क्लाइमिंग का मतलब क्या होता है, एंटी क्लाइमिंग का मतलब ये होता है कि एक कोच जो है दूसरे कोच पर नहीं चढ़े, ठीक है। एक कोच कोच जो है दूसरे कोच पर नहीं चढ़ेगा, इसी का अर्थ होता है एंटी क्लाइमिंग। क्वेश्चन आ जाता है कि एंटी क्लाइमिंग का अर्थ क्या होता है, तो एंटी क्लाइमिंग का अर्थ होता है कि एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो सीबीसी से हमको यही सुविधा है, सेंटर बफर कपलर से, ठीक है। लेकिन पहले आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता था, जो जब गाड़ी जब एक्सीडेंट के समय में जो है साइड में बफर होता है, ठीक है, बफर होता था। चाहे अभी भी देखते हैं यहाँ पर स्क्रू कपलिंग होता है, जब गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो बफर फिसल करके गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अब सीबीसी का प्रयोग किया जा रहा है, अब आईसीएफ में भी, जिससे कि गाड़ी एक्सीडेंट के समय एक गाड़ी दूसरे गाड़ी पर नहीं चढ़े। इसका मतलब यही होता है एंटी क्लाइमिंग का। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी पूछ रहा है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रोक मतलब सीबीसी का टेंसाइल स्ट्रोक कितना होता है, तो 53 से 58 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पर बीएम लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीएम का मतलब होता है बोर्ड मॉडल, ठीक है। तो सीबीसी का टेंसाइल स्ट्रोक जो है आपको 53 से 58 mm होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो कॉपी में नोट कर ले तो मेरे से बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉपी में नोट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि मान लेते हैं कि वीडियो आपने देखा, वीडियो कहीं फिर चला गया या खोजने में परेशानी होगा, और वीडियो में कितना मिनट चलने के बाद में कौन क्वेश्चन था आपको ढूंढने में परेशानी होता है, ठीक है। लेकिन कॉपी में अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है, तो आप लोग जो है उस समय जब भी परीक्षा मुंह पर आएगा, एग्जाम जब एकदम आ जाएंगे नजदीक में, तो उसमें समय कम रहता है, पढ़ना ज्यादा रहता है। तो उस वक्त जो है कॉपी को पलट पलट करके अपना जल्दी से जल्दी आप लोग मतलब उसको देख लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसके नीचे नोट करके अगर वो भी अगर लिख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आप ढूंढिएगा और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपके आंख के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है पढ़ने में लिखने में सावधानी होगा, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, सीबीसी का अधिकतम बफिंग स्ट्रोक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि बफिंग स्ट्रोक जो है कितना होता है, तो ये होता है सी नंबर में दिया है 80 mm। कितना होता है, 80 mm होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। गैदरिंग रेंज, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है मतलब कि क्षैतिज जो है गैदरिंग जो है, गैदरिंग का मतलब यहाँ पर एकमात्र लिखा है, ठीक है। सीबीसी का क्षैतिज एकमात्र सीमा लिखा है, लेकिन गैदरिंग का मतलब होता है हलचल। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सीबीसी लगा हुआ है, अच्छा जो है नहीं बन पाया, यहाँ सीबीसी जो लगा हुआ है और यहाँ पर सीबीसी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको गैदरिंग रेंज जो होता है, तो यहाँ पर कह रहा है क्षैतिज, ठीक है। गैदरिंग का मतलब जो हलचल जो वहां पर होता है या आगे पीछे जो करता है, तो क्षैतिज का मतलब हो गया ए हॉरिजॉन्टल। तो यह गैदरिंग रेंज आगे पीछे जो है कि मतलब कि उसका कितना आगे पीछे तक होना चाहिए या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये जो है 110 mm है। कितना है, 110 mm क्षैतिज, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो है ऊपर नीचे कितना से अधिक नहीं करना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल जो है 90 mm है। कितना है, 90 mm है, और क्षैतिज जो है 110 mm है, ठीक है। याद रखेंगे, हो सके तो कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए एंटी क्लाइमिंग जो अभी हमने समझाया था, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइमिंग, मतलब कि एंटी क्लाइमिंग का साधन क्या है, ठीक है। तो दुर्घटना की स्थिति में ए नंबर में पढ़िए कि दुर्घटना की स्थिति में एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ने की सुरक्षा, मतलब कि एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ता है, ठीक है। यही सुविधा है हमको एंटी क्लाइमिंग से, जो हमने ऊपर अभी बताया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 49। देखिए अभी वर्टिकल टेम्पर हमने बताया था, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी, ठीक है। सीबीसी की वर्टिकल गैदरिंग रेंज कितना होता है, अभी हमने बताया जो ये नंबर में दिया है, वर्टिकल जो है 90 mm होता है तथा हॉरिजॉन्टल जो है 110 mm होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि सपोर्टिंग डिवाइस का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सपोर्टिंग डिवाइस का उद्देश्य होता है सीबीसी को सपोर्ट करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है कि सीबीसी वजन का समर्थन करना, मतलब सपोर्ट करना, और सीबीसी के ऊर्ध्वाधर बलों को बराबरी करने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर या सीबीसी लगा रहता है, यहाँ पर देखते हैं कि आपको
ये कोच है, मान लेते हैं कोच है, तो यहाँ पर जो है आपको एक सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है, ठीक है, सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है। सपोर्टिंग डिवाइस जो है उसमें स्प्रिंग भी लगा रहता है, 4 ठो स्प्रिंग भी होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सपोर्टिंग डिवाइस का मतलब उद्देश्य क्या है, तो सीबीसी के वजन को समर्थन, सीबीसी का जो वजन होता है इसी पर आता है, सपोर्टिंग डिवाइस पर आता है, तो उसको समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, तथा सीबीसी की ऊर्ध्वाधर बलों को, मतलब कि जो लंबवत बल इस पर जो लगता है, वो लंबवत बल को भी बराबरी करने के लिए, उसको भी सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए सपोर्टिंग डिवाइस के बारे में नीचे क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर यहाँ समझाऊं फिर वहां समझाऊं तो वीडियो और लंबे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मिलते जाएगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और में क्या कह रहा है कि कपलिंग ऑपरेशन के दौरान वाहन की गति क्या होना चाहिए, तो 2 से 3 किलोमीटर इसका होना चाहिए। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान जब गाड़ी जो एक दूसरे से जब कपलिंग होते हैं तो उस वक्त गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए, तो 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग 100% कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही बेटर रहेगा। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए 52 में क्या लिखा है, कपलर को गेज की मदद से चेक किया जाना चाहिए, ठीक है। तो गेज की मदद से मतलब चेक किया जाना चाहिए तो हर 3 महीने पर, हर 3 महीने पर गेज से एवरी 3 मंथ चेक करना चाहिए कपलर, गेज की सहायता से कपलर को, ठीक है। चलिए इसके बारे में नीचे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहीं पर सारे के सारे एक एक करके समझाते जाऊंगा। करें जा गायब की गेज परीक्षण तब किया जाता है जब नकल, नकल जो है क्या मतलब कि बंद स्थिति में हो या खुली स्थिति में, तो बंद स्थिति में ही जा गायब की चेक जो है, गेजिंग जो है, परीक्षण जो है किया जाता है, ठीक है। बंद स्थिति में किया जाता है, नकल के बंद स्थिति में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है कि जा गैप चेक करने के दौरान गेज होना चाहिए, गेज कैसा होना चाहिए, तो गैप से नहीं गुजरना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जा गैप चेक करते समय गेज को मतलब कि गेज को गैप से नहीं गुजारना चाहिए, ठीक है, गैप से नहीं गुजारना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कह रहा है कि सीबीसी की गेजिंग कब की जाती है, तो अभी हमने ऊपर बताया कि बंद स्थिति में, यानी नकल के बंद स्थिति में मतलब कि इसको गेजिंग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि नकल इन क्लोजेड पोजीशन, क्लोज पोजीशन में इसका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। करें सहायक उपकरण की अधिकतम ऊंचाई होना चाहिए, देखिए सपोर्टिंग डिवाइस की बात कर रहा है, ठीक है। सपोर्टिंग डिवाइस जो है, सपोर्टिंग डिवाइस जो है का अधिकतम ऊंचाई कितना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सपोर्टिंग डिवाइस का ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो 187.5 mm होता है, 187.5 mm इसका ऊंचाई होता है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक सीबीसी लगा रहता है, जिसे मान लेते हैं कि यह गाड़ी है, और यहीं पर एक सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है, और इसमें आता है कि कितने स्प्रिंग लगे रहते हैं, तो यहाँ पर जो है 4 स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं 3 भी मिलता है, ठीक है, तो अधिकांशतः 4 ही मारा जाता है, जगह नहीं है, मतलब 4 स्प्रिंग लगे रहते हैं, ठीक है। और इसका जो है ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई जो है 187 mm होता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सपोर्टिंग डिवाइस का बोल्ट जो उसमें, जिसमें गाड़ी के मतलब कि हेड स्टॉप में जो है यहाँ जो फिट किए रहते हैं, उस बोल्ट का टार्क वैल्यू कितना होता है, तो उसका टार्क वैल्यू जो है 200 Nm होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ रहा है, जो नीचे आएगा, फिर एक ही क्वेश्चन को फिर यहाँ बताऊं वहां बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अभी पोर्ट पर आ गया बता दिए कि यह जो है, इसमें सपोर्टिंग डिवाइस का जो बोल्ट होता है जो फिट किया रहता है, उसको 200 Nm टार्क हम लोग देते हैं, ठीक है। और सपोर्टिंग डिवाइस का हाइट जो है, ऊंचाई जो है 187.5 होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या करें, युग्मक, युग्मक माने कपलर को स्तर में लेवल में रखने के लिए युग्मक के केंद्र और सॉकेट के निचले किनारे के बीच अधिकतम दूरी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर बी नंबर में दिया है 260 mm होना चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करें कि डिवाइस बोल्ट, अभी हमने जो अभी बताया डिवाइस बोल्ट मतलब कि सपोर्टिंग डिवाइस, डिवाइस बोल्ट का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अधिकतम टार्क आवश्यक है। ठीक है, तो सपोर्टिंग डिवाइस का जो मतलब बोल्ट होता है जो अभी हमने बताया, तो उसका बोल्ट का जो टार्क वैल्यू जो है 200 Nm होता है। ठीक है, मतलब कि न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि बेस प्लेट के लिए अधिकतम टार्क आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने आपको क्या बताया कि सपोर्टिंग डिवाइस के लिए बोल्ट, ठीक है, अब यहाँ आ गया बेस प्लेट। ठीक है, अब कहिएगा कि बेस प्लेट अब क्या होता है, बेस प्लेट के लिए अधिकतम टार्क। अब देखिए हम आपको बता दें कि जैसे मान लेते हैं कि एक हम यहाँ गाड़ी बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे नीचे गाड़ी का जो हेड स्टॉक होता है उसी पर एक सपोर्टिंग क्या बोलते हैं बेस प्लेट पहले रखा जाता है। ठीक है, बेस प्लेट इसलिए रखा जाता है कि सोल बार घिसे नहीं। ठीक है ना, सोल बार कह रहा है, इसको हेड स्टॉक कहा जाता है, वो घिसे नहीं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वह सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है जिसमें स्प्रिंग जो है हमने बताया लगाया रहता है, और इसके ऊपर जो है सोल बार रखा जाता है। ठीक है ना, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा। सबसे नीचे हेड स्टॉक वाला होता है, उसके ऊपर जो है एक बेस प्लेट लगा रहता है, और बेस प्लेट के ऊपर सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है, और सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर जो है हमारा सीबीसी होता है। ठीक है ना, सीबीसी मतलब सेंटर बफर कपलर होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर सीबीसी लगा रहता है, तो सीबीसी के वजन को जो है सपोर्टिंग डिवाइस झेलता है, और सपोर्टिंग डिवाइस का वजन जो है मतलब कि बेस प्लेट पर होता है, और बेस प्लेट का वजन जो है हेड स्टॉक पर होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ को क्वेश्चन कर रहा है कि बेस प्लेट बोल्ट जो लगा रहता है उसके नीचे, उसके लिए टार्क कितना है, तो उसके लिए टार्क जो है 180 से 200 Nm होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर याद रखिएगा, मतलब तीनों के तीनों आप याद करके रखेंगे। ठीक है, अभी जो वीडियो को बैक करके जो ऊपर हमने बताया फिर इसको बताया, एक जगह लिखेंगे ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा। चलिए फिर से मैं बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करें, बफर ऊंचाई बढ़ाने के लिए आवश्यक सिम्स की अधिकतम मोटाई कितना होता है। सिम्स बफर ऊंचाई, देखिए बफर ऊंचाई के बारे में आपको समझा दें कि बफर सीबीसी की रेल लेवल से मान लीजिए रेल लेवल से यह गाड़ी है, या सीबीसी की ऊंचाई जो है उसका कितना मतलब होना चाहिए। तो आप जान रहे हैं जब तैयारी करते हैं तो सब तो रनिंग क्वेश्चन है। अधिकतम जो है 1105 mm होता है। कितना होता है, 1105 होता है, और न्यूनतम जो है न्यूनतम 1030 mm होता है। ठीक है, 1030 mm होता है, और दोनों को अगर घटाते हैं तो यह आ जाता है 75 mm। ठीक है, 75 mm। तो इसके बारे में जो है पहले बता दें, तो अधिकतम जो है आपको 1105 और न्यूनतम जो है 1030 mm होता है। क्वेश्चन आता है कि सीबीसी के ऊंचाई में कितना से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना से अधिक ज्यादा मतलब अंतर नहीं होना चाहिए, तो यह है 75 mm से अधिक अंतर सीबीसी के ऊंचाई में अधिक, इससे ज्यादा ऊंचाई मतलब ऊंचाई में अंतर अधिक, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन में किया है कि बफर ऊंचाई को बढ़ाने के लिए आवश्यक सिम्स, तो यही अगर किसी भी एक सीबीसी है, मान लेते हैं कि ये सीबीसी है, इसका ऊंचाई जो है 1105 हो गया, और इसका जो है आपको ये सीबीसी का ऊंचाई जो है आपका मान लेते हैं कि 1030 हो गया। तो इसको बराबर में लाने के लिए, ठीक है, बराबर में लाने के लिए कह रहा है बफर ऊंचाई को बढ़ाने के लिए आवश्यक सिम्स जो लगे रहते हैं रिंग की भांति, वो उसकी कह रहा है कि मोटाई कितना होता है, तो वह 3 mm होता है। अब जितना सिम्स की आवश्यकता होगा वो डालेंगे, और बफर की ऊंचाई को समायोजन कर लेंगे, बढ़ा घटा करके हम उसको मतलब बराबर में लाने का कोशिश करेंगे, ताकि 75 mm से अधिक मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। तो सिम्स की मोटाई जो है 3 mm होता है। चलिए यहाँ पर कई क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है, उसको कॉपी में नोट कर लें जो एक्स्ट्रा मैंने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीटीएस। ठीक है, सीडीटीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा था, यहाँ पर पूछा है, तो होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो सी नंबर में आपको दिया हुआ है, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम।
ठीक है। जो पहले यह लगा रहता था, लेकिन आरडीएसओ जो है अब जो है आरडीएसओ के अनुसार जो है अब इसको हटा दिया गया और बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है, सीडीटीएस को हटा दिया गया। सीडीटीएस जो है पहले लगा रहता था, जिसके कारण जो है पहले तो ऐसे ओपन था, तो स्टेशन पर तो बहुत सारे कचरा हो जाता था, तो फिर सीडीटीएस को लाया गया। तो सीडीटीएस को इसलिए लाया गया कि वह गाड़ी जो है निर्धारित रनिंग जब पकड़ लेगा, अर्थात 30 किलोमीटर के जब रनिंग पकड़ लेगा, तो वह उसमें का जितने भी मतलब डाइजेस्ट कचरा है जो है टॉयलेट जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी गाड़ी ऐसा होता है कि गाड़ी स्टेशन पर ही 30 किलोमीटर के स्पीड में होता है, तो सारा के सारा कचरा जो है स्टेशन पर ही गिर जाता था। ठीक है, तो इसलिए जो है उस वक्त जो है गाड़ी जो है बहुत धीरे धीरे निकाला जाता था स्टेशन से बाहर, और स्टेशन के बाहर जाते हैं 30 किलोमीटर गाड़ी जब स्पीड पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है उसका डाइजेस्टर का मतलब ओपन हो जाएगा और बाहर कचरा गिर जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब इसको हटा दिया गया और बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए सीजीटीएस के बारे में और भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, वहां पर फिर मैं बोलूंगा। इस वीडियो का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। चलिए, WRA का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, WRA इसका वाटर रेजिंग एप्टीट्यूड जो है होता है, इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी नंबर में देखिए, पानी चढ़ने वाला उपकरण हिंदी में लिखा हुआ है। ये तो पहले से भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सोलेनॉइड बल्ब चुंबकीय बल्ब का कार्य क्या है? सोलेनॉइड बल्ब और चुंबकीय बल्ब का मतलब सोलेनॉइड या चुंबकीय बल्ब का कार्य क्या है? तो यह जो है कंट्रोल करता है क्या चीज को? एयर और पानी को। चलिए हम इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। लिखा है यहाँ पर सी में देखिए कि वायु दाब के प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, वायु दाब को, हवा के प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका मतलब कार्य है या इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवा के प्रेशर को और वायु दाब के प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इसका हम लोग सोलेनॉइड बल्ब या चुंबकीय बल्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए यहाँ पर लिखा है कि रिटेशन टैंक में कितने मुख होते हैं? रिटेशन टैंक, देखिए रिटेशन टैंक जो है सीडीटीएस में लगा रहता है, जो जिसका जो है यहाँ पर लिखा है, इसका आंसर जो है 2 होगा। उसमें 2 मुख होते हैं, जो हम अभी ऊपर हमने जो बताया कि निर्धारित स्पीड पकड़ने के बाद अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जब यह पकड़ लेता है स्पीड, तो ऑटोमेटिक जो है रिटेशन टैंक के मुंह जो है खुल जाता है और डाइजेस्ट जो है कचरा बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन कर रहा है कितने मुख होते हैं, मुंह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर मैं वहां बताऊंगा। ठीक है, चलिए 65 में क्या कह रहा है कि सीडीटीएस काम करता है। सीडीटीएस जो है काम करता है, किस पर काम करता है? तो देखिए यहाँ पर बी में लिखा है विद्युत और वायुवीय दबाव व्यवस्था। ठीक है, विद्युत और वायुवीय दबाव व्यवस्था यानी दोनों पर यह कार्य करता है। ठीक है ना, इसका आंसर जो है दोनों हो जाए, विद्युत और वायुवीय दाब मतलब विद्युत और एयर प्रेशर, हवा के प्रेशर की व्यवस्था पर वह आधारित है या उस पर काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है कि रिटेशन टैंक के द्वारा सक्रिय होता है। रिटेशन टैंक जो है कब सक्रिय, कब एक्टिव होता है? तो हमने अभी बताया, या देखिए बी नंबर में दिया कह रहा है कि स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक जो है वह ऑटोमेटिकली जो है वह क्या होता है? सक्रिय मतलब कि एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक वह एक्टिव हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह निर्धारित जो है अपना स्पीड पकड़ लेता है, अर्थात जब वो 30 किलोमीटर के प्रति घंटा के हिसाब जब स्पीड पकड़ लेगा, तो सीडीटीएस जो है निर्धारित समय मतलब कि स्पीड पर वो ऑटोमेटिक जो है एक्टिव हो जाएगा, मतलब सक्रिय हो जाएगा। और क्या कर रहा है? रिटेशन टैंक का ऊपरी द्वार, ठीक है, तो ऊपरी द्वार जो है देखिए इसमें लिखा है कोई नहीं, आंशिक रूप से खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है, ज्यादातर बंद रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो रिटेशन टैंक का ऊपरी द्वार तो खुला ही नहीं रहता। अपने हमें अभी पढ़ा कि रिटेशन टैंक के 2 मुख होते हैं। ठीक है, जिसके कारण रास्ते जो है बाहर निकलता है डाइजेस्ट। चलिए 68 नंबर में और क्या कह रहा है कि प्रतिधारण टैंक का निचला भाग खुलता है। ठीक है, कब खुलता है? देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर का जो आंसर दिया है, पूर्व निर्धारित गति और पूर्व निर्धारित फ्लाश चक्र की संख्या।
ठीक है। तो पूर्व निर्धारित यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के जब निर्धारित गति जब पकड़ लेगा तो प्रतिधान मतलब कि टैंक का निचला भाग जो है खुल जाएगा और ऑटोमेटिक जो है डाइजेस्ट जो है बाहर गिर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्या है फुल फॉर्म ऑफ WSP? तो WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, जो सी नंबर में आपको दिया हुआ है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, सी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि बायो टॉयलेट बाउल किससे बना होता है? ठीक है, बायो टॉयलेट का जो सीट जो होता है बाउल किसका बना होता है? तो यह जो है आपको स्टेनलेस स्टील स्टेनिक स्टील जो होता है, जो अभी हमने ऊपर बताया, देखिए यहाँ पर सी नंबर में जो दिया हुआ है स्टेनिक स्टील जो है स्टेनलेस स्टील स्टेनिक स्टील 304 का बनाया रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान में अब रखेंगे कि आपका मतलब कि रूफ फ्लोर और क्या बोलते हैं टॉयलेट का ब्राउ मतलब कि सीट हम लिख देते हैं यहाँ पर सीट से। ठीक है, ये सब जो है स्टेनिक स्टील SS जो है 304 का बनाया रहता है। ठीक है, याद रखेंगे रूफ फ्लोर और मतलब कि टॉयलेट जो सीट जो होते हैं टॉयलेट सीट ये जो है स्टेनिक स्टील SS 304 का बनाया रहता है। और ऊपर हमने बताया कि साइड वाल और इंड वाल जो है फेरेटिक स्टील मतलब कि SS 409 का बनाया रहता है। ठीक है, और सोल बार, ठीक है, सोल बार जो है IRSM 41 का बनाया रहता है। ठीक है, सोल बार जो है सोल बार IRSM 41 का बनाया रहता है। ठीक है, या अंडर फ्रेम क्रॉस मेंबर भी IRMS 41 का बनाया हुआ रहता है। चलिए 71 नंबर में क्या कह रहा है कि PLC मतलब PLC काम करता है, कब काम करता है? तो सी नंबर में होगा 24 वोल्ट AC, 24 वोल्ट AC पर PLC जो है कार्य करता है। चलिए 72 नंबर में क्या कह रहा है कि फिएट बोगी की चौड़ाई कितना होता है? फिएट बोगी का चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई नहीं पूछा है, चौड़ाई पूछा है। तो चौड़ाई जो है 30 मतलब कि 3030 mm होता है। चौड़ाई कितना होता है? 3030 mm होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बोगी हमने बना दिया तो इसकी चौड़ाई जो है 30 हो जाता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 30 यानी 3030 mm और लंबाई जो है 3435 mm होता है। याद रखिएगा, यानी 3435 mm होता है। ठीक है, और लंबाई 3000 मतलब चौड़ाई जो है 3030 mm होता है और लंबाई 3435 यानी 3435 mm होता है। ठीक है, हम तो ऐसे ही याद किए हैं 30 34 34 नहीं 35, देखिए यहाँ पर मिस हो गया 35 34 होगा। ठीक है ना, 35 34 यानी 35 34 ये नहीं होगा। ठीक है ना, 35 3534 mm। ठीक है, 34 35 अच्छा और 34 35। ठीक है, तो इसमें जो है मिस हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो बड़ा वाला अंक आगे रहेगा 35 34। ठीक है, कैसे भी हो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए यहाँ पर दो बोगियों के केंद्रों के बीच की दूरी, यहाँ पर मैं डिटेल आपको समझा दूंगा। दो बोगियों के केंद्र के बीच, जैसे मान लेते हैं कि यह एक आपका कोच हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक बोगी हो गया और यहाँ पर जो है एक बोगी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर चक्का लगा हुआ है, सब तो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ का जो सेंटर होता है केंद्र, बोगियों के केंद्र के बीच की दूरी यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो है आपको 14,900 होगा। ठीक है, 14,900। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि मेरे वीडियो में या प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे ALHB डायमेंशन या कोचिंग स्टॉक डायमेंशन मैंने जो बनाया है ALHB ICF में अंतर। ठीक है, तो डायमेंशन वाला वीडियो मैंने 3 ठो बनाया है, उसमें ये जितना भी डायमेंशन है बहुत अच्छे ढंग से सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन को मैंने बताया है उसमें। ठीक है, तो वो वीडियो आपको 100% जाकर देखेंगे, आपको बहुत ही वो गागर में सागर है। ठीक है ना, वो PDF तो बहुत ही छोटा है लेकिन सारणी बना ठीक है, सारणी बना करके 1 नंबर दे करके 1 2 3 4 5 इस तरह क्वेश्चन दिया। अगर क्वेश्चन एक रो मतलब एक सारणी में अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन बनेगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। जो भाई हमसे पीडीएफ जो लिए हैं वो उसको बार बार देखेंगे, क्योंकि उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो जाकर देखें, डायमेंशन वाला बहुत ही अच्छा वीडियो है। वंदे भारत का भी मैंने वीडियो बना दिए हैं, वो भी जाकर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यह 14,900 आप लोग को हमने बता दिया। 75 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 74 में क्या करा है कि LWLRRM में सामान रखने, लगेज कम ब्रेक बैन इसका फुल फॉर्म होता है। एल देखिए इसको हम बता दे रहे हैं। एल माने LHB, डब्ल्यू माने वेस्टेबल, लगेज, RRM का लगेज कम ब्रेक बैन का यह ट्रांसपोर्टेशन कोड है, ठीक है। तो इसमें जो है कहने का मतलब है उसमें सामान रखने की क्षमता पूछ रहा है कितना है, तो यह होता है आपको 5 टन। कितना होता है? 5 टन, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक के लिए गहराई में स्वीकार्य दरारों की अधिकतम सीमा कितना है। साइलेंट ब्लॉक के लिए कह रहा है कि अगर गहराई में अगर मतलब दरार हो जाए, स्वीकार मतलब कि कितना परमिशन है कि कितना दरार हो जाएगा तो चलेगा। तो इसका सही आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, अर्थात मतलब कि 35 mm, ठीक है। कितना हो जाएगा? 35 mm, ठीक है। अब इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम फिर अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको हमने क्या बोलते हैं 50-50 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाते हैं। जो आपका यहाँ पर 25 से मैंने शुरू किया था, 75 यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अर्थात 50 क्वेश्चन हो गया। तो 50 क्वेश्चन ही जो भी मैंने क्वेश्चन मैंने बताया सारे के सारे इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग हो सके तो वीडियो को रोक रोक करके मतलब कि नोट्स तैयार कर लें। और फिर हमने आपको ये बताया था कि इस वीडियो का PDF और चाहे कोई भी वीडियो वंदे भारत या डायमेंशन या कोई भी वीडियो का अगर PDF लेना चाहते हैं या LDCJWM की विशेष तैयारी के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं या हर एक संडे को संडे टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। इसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं या PDF ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सारे के सारे PDF आपको मिलेगा। इस पर जितने भी इस व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा होगा उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी PDF लिखा हुआ है उसमें कौन सा PDF चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा आपके लिए है, लेकिन मुख्य रूप से जेई के लिए जितने भी PDF है उसमें सब लिखा हुआ है LDCJWM की तैयारी के लिए। इसलिए आप लोग पहले उसको फोटो को पहले उसमें जो लगा है PDF उसको पढ़ेंगे। जो इस व्हाट्सएप के पर जो सेव करेंगे जो फोटो लगा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैसेज करेंगे। कृपया करके फोन नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।